नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। मिडल ईस्ट के युद्ध में अब वह लकीर भी मिट गई है जिसे सऊदी अरब पिछले 5 महीनों से बड़ी सावधानी के साथ बचाकर चल रहा था। गौर से सुनिएगा, क्योंकि 28 जुलाई की रात और 29 जुलाई की सुबह जो हुआ, वो सिर्फ इराक में कुछ सैन्य ठिकानों पर किया गया हमला नहीं था, बल्कि इस बात का खुला ऐलान है कि सऊदी अरब अब ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान में पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि मैदान में दिखाई देने को तैयार है। हालांकि यहाँ पहला तथ्य बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि सऊदी लड़ाकू विमानों ने अभी सीधे सीधे ईरान की जमीन पर बमबारी नहीं की है, बल्कि अमेरिकी विमानों के साथ मिलकर इराक में उन सशस्त्र गुटों के हथियार और लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाया है जिन्हें अमेरिका और सऊदी अरब ईरान समर्थित बताते हैं। लेकिन राजनीति में कई बार निशाना नक्शे पर कहीं और होता है और संदेश मैसेज किसी दूसरे देश की राजधानी को दिया जाता है। इसलिए बम इराक में गिरे हैं, पर चुनौती सीधे सीधे तेहरान को, ईरान को दी गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि पिछले 72 से 100 घंटों में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के निर्देश पर 30 से ज्यादा ड्रोन हमलों की कोशिश की गई, जिसका निशाना अमेरिकी सैनिक और सऊदी अरब की ऊर्जा एनर्जी फैसिलिटीज थी। जबकि सऊदी अरब का कहना है कि उसने लगातार दूसरे दिन अपने पूर्वी क्षेत्र की पेट्रोलियम फैसिलिटीज की तरफ बढ़ रहे ड्रोन को मार गिराया। और दूसरी तरफ इराक के ईरान समर्थित गुटों ने इन आरोपों से इनकार भी किया है और कहा है कि सऊदी अरब झूठा बहाना बना रहा है, यानी युद्ध में हमेशा की तरह एक पक्ष हमला गिनवा रहा है और दूसरा जिम्मेदारी से इनकार कर रहा है। इराक ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का, अपने सोवरेंटी का खुला उल्लंघन बताया है। इसलिए ये कहानी सिर्फ अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान की नहीं रही है दोस्तों। अब इराक भी उस आग के बीच में आकर खड़ा हो गया है, जिसमें एक तरफ उसके अमेरिका से सैन्य और राजनीतिक रिश्ते हैं और दूसरी तरफ उसकी सत्ता और सुरक्षा व्यवस्था के भीतर ईरान समर्थित ताकतों का गहरा प्रभाव है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स पर में इंटरेस्ट लेते हैं और समझते हैं तो आप देख सकते हैं। और सवाल यह है कि सऊदी अरब ने आखिर ये जोखिम क्यों लिया, क्योंकि यही सऊदी अरब कुछ समय पहले तक ईरान से बातचीत, तनाव कम करने और खाड़ी में स्थिरता बनाए रखने की भाषा बोल रहा था। तो क्या अचानक इस्लामी भाईचारे की भावना खत्म हो गई? दरअसल यहाँ इस्लामी भाईचारा कहना ही पूरी तस्वीर को छोटा कर देना होगा दोस्तों, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच में कंपटीशन है, प्रतिद्वंदिता है एक तरीके से, कि कौन है इस्लामिक राष्ट्रों का बॉस। और ये प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन सिर्फ सुन्नी और शिया पहचान का संघर्ष नहीं है। ये खाड़ी की सत्ता, तेल के रास्तों, धार्मिक नेतृत्व, अरब दुनिया में प्रभाव, यमन, इराक, लेबनान, सीरिया और लाल सागर तक फैले शक्ति संतुलन, यानी कि पावर बैलेंस की लड़ाई है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी चिंता यह है, युद्ध अब उसके तेल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बंदरगाह हैं और जहाजों तक पहुंच गया है। हूती विद्रोहियों ने हूती विद्रोहियों ने सऊदी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान भी कर दिया। लाल सागर में सऊदी तेल टैंकर जो है एनसीसी गजल को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया गया और जीजान और साथ साथ दूसरे बंदरगाहों की ऊर्जा फैसिलिटीज, यानी कि पावर फैसिलिटीज पर हमले किए। सऊदी रक्षा मंत्रालय कहता रहा कि वो युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन हर हमले का जवाब देगा। क्या कहता है? हम युद्ध नहीं चाहते हैं, सऊदी अरब कहता है, लेकिन हर हमले का जवाब दिया जाएगा। और यही वो पॉइंट है दोस्तों, जहां रियाद की शांति की नीति सुरक्षा की मजबूरी में बदलती दिखाई दे रही है। लेकिन सऊदी अरब को भी यह समझना चाहिए कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान समर्थित गुटों पर हमला करना सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल नहीं है। हालांकि देखिए, वहां पर एक से एक थिंक टैंक बैठे हैं, ये तो मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। बल्कि जवाबी हमलों का न्योता भी बन सकता है, क्योंकि ईरान की असली ताकत उसकी वायुसेना या अमेरिका जैसी महंगी टेक्निक में नहीं है, लेकिन उसकी असीमित
युद्ध क्षमता में है, भयंकर पावर है उसके पास, जमीनी पावर, मिसाइल पावर, यानी कम लागत वाले ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, समुद्री बारूदी सुरंगें, छोटी और तेज बोट्स जो कि लड़ाकू बोट्स हैं, छिपे हुए लॉन्चर और पूरे क्षेत्र में फैला हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जो अलग अलग नामों और देशों से हमला कर सकता है। और ईरान लगातार कह रहा है भाई बहुत हो गया, आप पंगा मत लेना, रोक लो, नहीं तो आगे जो होगा 7 पीढ़ी तक याद करोगे। अमेरिका को सीधा अल्टीमेटम है, फिर भी ये मान नहीं रहा है। अमेरिका कह रहा है तुमको झुकना पड़ेगा और ईरान कह रहा है हम झुकेंगे नहीं, झुकना तो तुमको ही पड़ेगा। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति देखिए। पिछले 5 महीने पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया और अली खामेनेई की हत्या हुई, वहां के सुप्रीम लीडर। तब वॉशिंगटन के कई रणनीतिकारों को लगा था कि सर्वोच्च नेता को हटा देने से, सुप्रीम लीडर को खत्म कर देने से शासन ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा ईरान का, विपक्ष सड़कों पर आ जाएगा, रिवोल्यूशनरी गार्ड बिखर जाएगा और तेहरान में अमेरिका की पसंद की सत्ता बैठ जाएगी। लेकिन 5 महीने बाद अभी भी ईरानी शासन कायम है, सत्ता का नया ढांचा बन चुका है और निर्वासन में बैठे रजा पहलवी भी ईरान के भीतर कोई बहुत बड़ा संगठन या अपनी मजबूती खड़ा नहीं कर पाए अभी तक। इसलिए ये कहना फैक्चुअली सही नहीं होगा कि अमेरिका सिर्फ खामेनेई को मारने की कोशिश कर रहा था। सुप्रीम लीडर सीनियर खामेनेई, अली खामेनेई 28 फरवरी के हमलों में मारे जा चुके हैं। असली विफलता यह है कि उनकी हत्या के बावजूद अमेरिका अपने राजनीतिक पॉलिटिकल एम्बिशन, राजनीतिक लक्ष्य यानी तेजी से सत्ता परिवर्तन, ईरानी मिसाइल कार्यक्रम के अंत और तेहरान की पूरी तरीके से सैन्य अधीनता को हासिल नहीं कर पाया। अमेरिका बौखलाया हुआ है और ट्रंप कभी ब्रिज उड़ाने की बात करते हैं, कभी बिजली मतलब पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाने की धमकी देते हैं, कभी कहते हैं कि ईरान समझौता नहीं करेगा तो हम काम पूरा कर देंगे, काम तमाम कर देंगे। कभी 13 रात तक लगातार बमबारी करने के बावजूद अचानक हमले भी रोक देते हैं। केवल हवाई शक्ति, हवाई पावर, एयर पावर से ईरान को आत्मसमर्पण नहीं कराया जा सकता दोस्तों। लेकिन इस पूरी कहानी में एक किरदार और है, इस पूरी कहानी में एक किरदार और है जो अचानक उभरा था और अभी अचानक दब गया है, जिस पर शायद सबसे कम चर्चा हो रही है इस समय, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का खेल समझना भी बहुत जरूरी है। एक तरफ इस्लामाबाद ईरान के लिए हमदर्दी दिखाता है और अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने की बातें करता रहा है, नजर भी आया, चौधरी बनता हुआ, लेकिन अभी मार्केट से गायब हो गया पूरे पिक्चर से। और दूसरी तरफ वही पाकिस्तान दोस्तों देखिए, सऊदी अरब के साथ भी मजबूती से खड़ा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? वजह साफ है, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ऐसे रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंध हैं जिन्हें वो चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। करार है दोनों के बीच। ऐसे में अगर कल ईरान और सऊदी अरब आमने सामने खुले तौर पर आ गए तो पाकिस्तान किसके साथ जाएगा? सोचिए, फंस गया ना बेचारा। क्या वो ईरान का साथ देगा या सऊदी अरब का? क्या उसकी मध्यस्थता सच में ईमानदारी की है या सिर्फ अपनी मजबूरी छिपाने की कोशिश है? और असली इम्तिहान तब होगा दोस्तों जब ईरान का निशाना सीधे सऊदी अरब बनेगा, सीधा। और उसी दिन दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान इस्लामिक भाईचारे के साथ खड़ा होता है या सऊदी अरब के साथ अपने पुराने रिश्ते निभाता है। और यही सवाल आने वाले दिनों में पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति की दिशा तय करेगा। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान आज सबसे ज्यादा बेचैन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये लड़ाई और भड़की तो दो नावों पर पैर रखकर चलने की उसकी नीति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो आखिरकार उसे किसी एक तरफ खड़ा होना ही पड़ेगा। और ईरान की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने सबकी खटिया खड़ी कर रखी है। रणनीतिक ताकत का सबसे बड़ा हथियार है उसके लिए। दुनिया में समुद्र के रास्ते कारोबार होने वाले तेल का करीब करीब 5वां हिस्सा सामान्य परिस्थितियों में इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। और अमेरिका चाहे जितने विमान भेजे,
लेकिन अगर जहाज मालिकों और बीमा कंपनियों को, इंश्योरेंस कंपनियों को ये डर हो जाए कि किसी भी टैंकर पर ड्रोन, मिसाइल या बारूदी सुरंग से हमला हो सकता है, तो बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद किए भी ईरान दुनिया की पावर आपूर्ति को, ऊर्जा आपूर्ति को झटका दे सकता है। ये सबने देखा है, सबने महसूस भी किया है। 29 जुलाई की बात करें तो 29 जुलाई की नई लड़ाई के बाद, जबकि इराक पर खुलकर सऊदी अरब आया ईरान के खिलाफ, अमेरिका के साथ, लेकिन सीधे सीधे ईरान पर नहीं। तो 29 जुलाई की नई लड़ाई के बाद ब्रेंट कच्चा तेल ब्रेंट कच्चा तेल 8% से ज्यादा उछलकर सीधे $90 प्रति बैरल के ऊपर चला गया था। बहरहाल, अब ये युद्ध कहा जा रहा है कि कई सालों तक चलेगा, और ट्रंप ट्रंप कह रहे हैं कि अगला हमला एकदम निर्णायक होगा, खत्म कर देंगे पूरे ईरान को, अस्तित्व मिटा देंगे। लेकिन कब कब समझौता होगा, क्या तस्वीरें होंगी, क्या फाइनल रिजल्ट निकलेगा, ये तो देखना बाकी है, वक्त बताएगा। नमस्कार।